Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 11th of November and day है Thursday. सो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर हाफ ही पेज है और इसके ऊपर भी कुछ पेजेस हैं. तो इसके ऊपर दो पेजेस हैं जिसके ऊपर पहला मतलब ये दोनों 4 पेजेस कहलाते हैं जो मेन न्यूज़ है उसके ऊपर. और पहले पेज पे पूरा ऐड है ICICI बैंक का, तो हम उसको स्किप कर देंगे. सेकंड पेज पे डिसरप्शन स्टार्टअप एंड टेक करके वो पेज है. वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब बताया हुआ है. तो उसके अंदर फाइनेंस न्यूज़ नहीं है. दूसरी बात, ये जो हाफ पेज है ये किस तरीके से है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए दिया हुआ है ताकि हाफ पेज खुल सके और उसको पीछे वाला जो पेज है वो लोगों को दिख सके अगर वो फिजिकल पेपर ऑर्डर करते हैं. तो बहुत ही कुछ इसमें वो नहीं है. और जो सेकेंड हाफ है पेज का उस पर कोई न्यूज़ भी नहीं है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं. इस पर दो ही न्यूज़ है यहाँ पर. उससे पहले कल का जो क्वेश्चन था हाउस प्रॉपर्टी वाला, उसका आंसर यही है कि इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं होम लोन के वो इंक्रीज़ कर जाएंगे. तो आंसर्स 3 लोगों ने दिए थे. रितिका उपाध्याय जी ने आंसर दिया था, अनुराग राठौड़ जी ने आंसर दिया था, एंड अगेन मुस्कान रावत जी ने काफ़ी सही आंसर दिया था. तो तीनों ही आंसर्स बढ़िया थे, बट अनुराग राठौड़ के आंसर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिए, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मेरे ख्याल से उन्होंने सोच लिया होगा इस बात को. बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप रितिका उपाध्याय या फिर मुस्कान रावत किसी का भी एक आंसर पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा लास्ट वीडियो में. नाउ कैन आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, कैन वी बाय सेम शेयर्स ऑन NSE और उन्हीं शेयर्स को हम BSE पे सेल कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस के शेयर को NSE पे बाय किया एंड देन हमने BSE पे जाके सेल कर दिया. तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप मुझे बताइएगा. तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ एंड हम आगे चलते हैं. Now Avenue Cap unit plans to raise RCL stake to 69.6%. ये बहुत ही बेसिक बात है और इसको पढ़ के आपको लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैं आपको दोनों बातें थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा. पहले हम मेन समझ लेते हैं कि इसके अंदर है क्या. तो अवेन्यू कैपिटल एक बेसिकली वेंचर मतलब इन्वेस्टमेंट वाली फर्म है. ये इनका मेन काम ही इन्वेस्टमेंट करते रहना, ये सब करना है. सो ये जो है ARCIL, ये आपको जो कंपनी यहाँ पर हेडलाइन के अंदर दिख रही है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. ऑलरेडी इन्होंने 25% स्टेक होल्ड करते हैं ये लोग, और जो भी 69.6% पे इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 44.6% का इंक्रीज़ इनका है जो ये चाह रहे हैं अपने स्टेक के अंदर. और 44.6% जो ये खरीदना चाह रहे हैं वो किससे खरीदेंगे, वो खरीदेंगे ICICI बैंक, PNB बैंक, IDBI बैंक, ICICI होम फाइनेंस, इन सब से खरीदेंगे फॉर 840 करोड़. अगर आपको इस 840 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वो भी यहाँ पे पूरा गिवन है कि किस बैंक को कितना, कितने स्टेक के लिए कितना मिलेगा. तो और ARCIL ये क्या है, ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया. ये मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है बट शायद इसका नाम नहीं आया होगा. जो हमने अभी SBI वाले चेयरमैन का केस हुआ था उसके अंदर भी ये इसी का हमने बात देखी थी. जो NPA होता है वो बैंक्स इस कंपनी को सेल कर देते हैं कि आप कलेक्ट कर लो, हमें आप अपने पैसे दे दो जितने भी हैं थोड़े काट के. फॉर एग्जांपल NPAs टोटल मिला के 100 NPAs हुए. 100 NPAs इनको सेल कर दिए. हर NPA का अमाउंट हम 100 रुपीज़ अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए. और ये क्या करेंगे, 100 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ नहीं देंगे. 100 रुपीज़ पे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 50 दे दिया. जनरली हाफ का ही नियम चलता है, 50-50 का नियम चलता है. तो ये क्या करेंगे, जो ये 100 रुपीज़ हैं हर NPA को कलेक्ट करने के, उसके अगेंस्ट ये 50 रुपये दे देंगे. तो 50 रुपीज़ इंटू 100, 5,000 इन्होंने दे दिए. उसके बाद क्या होगा, ये जो 100 NPA थे इन्होंने अपने, अब इनके पास पूरा राइट है कि वो जाके डायरेक्टली उनसे कलेक्ट कर सकता है जिस पर्सन ने NPA किया है. तो यहाँ पर अगर उसे 100 NPA में से अगर मान लेते हैं वो 50 भी कलेक्ट कर लेता है तो उसका प्रॉफिट मतलब उसका कॉस्ट कम से कम कवर हो गया. और अगर वो 51 भी कर लेता है तो जो उसके ऊपर जितने भी मतलब एक्स्ट्रा होंगे वो उसका प्रॉफिट बन जाएगा. इस मॉडल पे काम करती है ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, मतलब ये वाली कंपनी. तो ये इस तरीके से कंपनी का मेन काम है. नाउ ये जो कंपनी है वो करंटली 25% स्टेक ओन करती है अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू जिसका नाम है अवेन्यू इंडिया रिसर्जेंट PTE लिमिटेड. इस कंपनी ये उसकी सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड, और इसके थ्रू 25% स्टेक होल्ड करती है इस कंपनी के अंदर, जिसको वो इंक्रीज़ करने की बात करें 69.6% से. इसका भी अप्रूवल नहीं मिला है RBI से, जो मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है ना. यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बाकी चीज़ें लिखी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें ये लिखा है कि PNB ने अभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं है कि वो मतलब सेल करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं. बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है MSRCIL. MS का मीनिंग होता है मैसर्स. मैसर्स अगर आपको नहीं पता, जैसे कोई, अगर आप किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं, मेल पर्सन का,
तो आप उसके सामने जो सैल्यूटेशन लगाएंगे वो मिस्टर होगा। और इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी को रेफ़र करते हैं, किसी एंटिटी को रेफ़र करते हैं, तो आप मैसर्स लगाते हैं उसके आगे। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं पे ये दिख भी जाए न्यूज़ के अंदर, तो इसीलिए बस। तो मैं नोट कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ गुड ग्लैम इन एडवांस टॉक्स टू अक्वायर स्टेक इन सेंट बोटानिका। तो गुड ग्लैम एक यूएस बेस्ड फर्म है, मतलब ब्यूटी की कंपनी है। ब्यूटी की कंपनी का मीनिंग होता है कि ब्यूटी, पर्सनल केयर, इन सब में काम करती है कंपनी। और जो स्किन विन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वगैरह। तो ये कंपनी जो है 35th स्टार्टअप बन चुकी है इस साल में, जिसने यूनिकॉर्न का मतलब दर्जा एक तरह से अचीव किया है। यूनिकॉर्न मैंने आपको कम से कम 100 बार बता दिया होगा। यूनिकॉर्न का मीनिंग होता है 1 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस करना। 1 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस करने वाला 35th स्टार्टअप बना है इस साल के अंदर। नाउ पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो इस न्यूज़ के अंदर दी हुई है कि इन्होंने यूनिकॉर्न की स्टार्टअप को मतलब वैल्यूएशन को कब क्रॉस किया। तो सीरीज डी फंडिंग राउंड के अंदर 150 मिलियन इन्होंने रेज़ किए, जिसके अंदर प्रोसेस वेंचर्स, नास्पर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जिनसे इन्होंने फिर 150 मिलियन रेज़ किए और तब इनकी वैल्यूएशन 1.2 बिलियन पर चली गई थी। सो मतलब इसी वीक हुआ ये, और अब ये आईपीओ मतलब एक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। नौ अब ये जो है सेंट बोटानिका को अक्वायर करने की बात करें। सेंट बोटानिका क्या है, ये भी एक ब्यूटी, पर्सनल केयर एक्सेट्रा ब्रांड है, और ये इंडिया का ब्रांड है, हरियाणा बेस्ड कंपनी है, विच इज़ लेड बाय साहिल मेहता। ये मतलब इंडिया बेस्ड कंपनी है, जिनको अक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं गुड ग्लैम जो ग्रुप है पूरा। तो गुड ग्लैम के कंपनी में मतलब जो पोर्टफोलियो है उनका, उनके 3 मेन प्रोडक्ट्स आते हैं आपके। एक तो माई ग्लैम, ये बेसिकली वुमेन सेंट्रिक है, जो मतलब मेन मेकअप वाला काम होता है उसके सेंट्रिक है। दूसरा मदर एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स, मतलब आप समझ रहे हैं डिलीवरी के टाइम पे, आप बेबी बॉर्न होने के टाइम पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर है द मॉम्स कंपनी में। एंड बेबी प्रोडक्ट्स लाइन बेबी चक्र, जो बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसकी लाइन में भी ये सर्व करते हैं। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा वाइड सेगमेंट के अंदर ही काम करते हैं, अगर हम थोड़े एनालिसिस में देखें इसको। नाउ सेंट बोटानिका में आपके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, वो ये हैं सेंट बोटानिका, ओरिएंटल बोटानिक्स, ये दो उनके खुद के ब्रांड हैं। और इसके अलावा मसल एक्सपी उनका खुद का ब्रांड है। मसल एक्सपी आपने शायद इसके एड्स वगैरह भी देखे होंगे, और मॉम एंड वर्ल्ड, मैन आइडन में ये डील करते हैं। सो हमने ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट, वैसे होगा नहीं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे को बता सकते हैं। नाउ चलते हैं थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे का मतलब ये जो मेन फर्स्ट पेज है इसके ऊपर चलते हैं। तो ये मेन फर्स्ट पेज है, जिसके अंदर मतलब मेन न्यूज़ है, द नायका ऑफ डलाल स्ट्रीट अ ब्लॉकबस्टर डेब्यू। तो बहुत ही मतलब ये बेसिकली इसके बैकग्राउंड में ये है कि कल नायका का जो आईपीओ आया था। मैं एक बार पहले आपको नायका के आईपीओ की थोड़ी प्रोसेस बताता हूँ। किसी भी आईपीओ में क्या होता है कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 दिन में क्या होता है, एप्लीकेशन डालनी होती है। फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गई, तो उन एप्लीकेशन में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करना और जिनको सिलेक्ट किया है उनको शेयर्स देना, इस काम को कहते हैं अलॉटमेंट करना। तो कुछ दिनों बाद जब एप्लीकेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट का टाइम खुलता है। तो उसमें आप देखते हैं कि हमें को अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला। अगर नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, कोई उसमें कट नहीं होता कुछ भी। सो अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के बाद आपकी एक आती है लिस्टिंग डेट, कि जो शेयर्स प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में मूव कर जाते हैं उस टाइम पर, कि अब जैसे आपने मान लेते हैं कि कुछ लोग थे जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए, और मतलब ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो जनरली फिर वो क्या होता है, कुछ दिन बाद स्टॉक मार्केट के ऊपर वो लिस्ट हो जाता है शेयर, जिसको लिस्टिंग डेट भी बोला जाता है। तो यही हुआ है कल। मतलब मैंने आपको बताया था 28 नवंबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक अभी वो था, मतलब आईपीओ का एप्लीकेशन था। उसके बाद आपका फिर अलॉटमेंट हुआ, और उसके बाद अभी वो आपका लिस्टिंग हो चुका है कल। मतलब आपका कल क्या था, कल था 9 नवंबर को लिस्टिंग हो 10 नवंबर को सॉरी लिस्टिंग हो चुकी है। सो कंपनी का लिस्टिंग जो है 78% प्रीमियम पर हुआ है ओवर आईपीओ प्राइस। आईपीओ प्राइस इनका चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 1125, जो इनका हाईएस्ट प्राइस था उसके ऊपर। और इनका जो लिस्टिंग प्राइस था वो था 2001, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेंस है। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से 14 डेज, 15 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम है। क्या है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल के अंदर बताया कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं बाकी कंपनी लिस्टेड एट 78% प्रीमियम ओवर आईपीओ प्राइस। और जो इनकी फाल्गुनी नायर, इनकी जो फाउंडर हैं और प्रमोटर भी हैं, तो उन वो जो है सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर बन गई हैं, क्योंकि
उनके नाम पे जो ट्रस्ट है वो, और उनके जो मतलब हस्बैंड का ट्रस्ट है वो 56%, 54% सॉरी ओन करते हैं कंपनी के अंदर। सो वो टोटल उसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर 53rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है इंडिया के अंदर। और कंपनी, ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टअप्स को ही कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, सारी कोल इंडिया को भी बीट कर दिया। कोल इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ था एक्सेप्ट पेटीएम, पेटीएम का उससे ऊपर है। पेटीएम के आईपीओ की बात करेंगे भी आज। और उसके अलावा जो इसका लार्जेस्ट आईपीओ था तब भी उसको बीट कर दिया है, और 2000 करोड़ से बीट किया, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा अमाउंट होता है। सो ये हमने देख लिया यहाँ पर। और एक यहाँ पे एक वर्ड बोला हुआ है, डेब्यू, मेड अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू ऑन बोर्सेस। अच्छा, ये डेब्यूट होता है, जैसे जो बॉलीवुड में डेब्यू होता है वही डेब्यू है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को करना। और बोर्सेस का मीनिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट आप बोल सकते हैं। सो ये हो गया द स्टॉक क्लोजिंग एट। अच्छा, उस दिन जब जब कल खुला था स्टॉक, तो तब तो खुला तो 2001 पर था, बट कल के कल में भी 2200 पर पहुंच गया, ऑलमोस्ट रिलायंस के लेवल्स के आसपास ये चला गया स्टॉक। खैर, सो ये हो गया यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस जो था आईपीओ का उससे डबल से ऊपर भी चला गया ऑलमोस्ट। सो यहाँ पर ये हो गया, इट लिस्टेड एट 2001 78, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। एंड बाकी हमने पूरा देख लिया, सेल्फ मेड बिलियनर वाला पॉइंट भी देख लिया है। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक और छोटी सी बात यहाँ पे उन्होंने ये बताई है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो क्लब है, मतलब एक ग्रुप है जिसके अंदर सारी कंपनीज आती हैं, तो उसके अंदर भी ये पहुँच गए। सब स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूज़ से। FIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स सी पेटीएम आईपीओ थ्रू। तो मैंने आपको बताया था पेटीएम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो पेटीएम आईपीओ अनलाइक माय एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम ही उस पर गया है। जो बिडिंग टोटल लगी है वो 1.89 टाइम्स ही गई है सिर्फ, मतलब 1.89 टाइम्स आपको समझ में आ रहा होगा। 48.4 मिलियन शेयर्स की ऑफर था, और 91.3 मिलियन शेयर्स का मतलब बिड्स आई हैं एक तरीके से। और सबसे ज़्यादा बिड्स थर्ड डे को ही आती हैं, तो कल ही सबसे ज़्यादा बिडिंग्स आई हैं आपकी। द पेटीएम आईपीओ रिसीव्ड द लोएस्ट डिमांड अमंग टेक स्टार्टअप्स दैट हैव गॉन पब्लिक रिसेंटली। तो वो ये कि आपके टेक स्टार्टअप्स जो भी अभी गए हैं, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा कंपैरिजन भी किया है। नायका से लेकर, जोमेटो से लेकर पॉलिसी बाजार, तीनों आईपीओ से कंपैरिजन किया है जिनसे इनके ख़राब परफॉर्मेंस रही है। तो अगेन आप पॉइंट तो यहाँ पे वो बोल ही सकते हैं कि इनका आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा था, बट पेटीएम का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा था, तो वो दोनों चीज़ें अपने आप को वे इन कर देती हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब पॉइंट समझने वाला है वो ये है, मैंने आपको वो बताया था कि आईपीओ के अंदर किस तरीके से सेगमेंट बड़े होते हैं, तो वही यहाँ पर ये है। कुछ सेगमेंट्स की एक स्पेसिफिक न्यूज़ है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे आपके म्यूचुअल फंड हो गए, कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई, ये सब हो गए, तो ये इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसके अंदर, मोस्टली स्टेड अवे फ्रॉम द इशू। उसके साथ ही साथ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जैसे आपके मुकेश अंबानी, इस तरीके के लोग हो गए जो एक दो लॉट्स के लिए बिडिंग नहीं लगा लेंगे, वो 1000 2000 इस तरीके से लॉट्स को खरीदेंगे। सो वो लोग भी मोस्टली स्टेड अवे फ्रॉम द इशू। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा डेटा दिया है कि कितने लोगों ने कितना परसेंट बिडिंग लगाई है। तो आपको दिख रहा होगा HNIs 2.76% के लिए इन्होंने बिडिंग लगाई है सिर्फ, और DIIs ने 0.4% के लिए, जो हम ऊपर देखे थे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। अच्छा, जो कॉर्पोरेट लिखा है, कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है कि अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी मतलब एज अ कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है, उनका मेन काम इन्वेस्टमेंट करना ये सब करना नहीं है, तो वो कॉर्पोरेट्स के अंदर आएगा। बाकी आपको पता ही सारा, HNIs मैंने बता दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स आप और मैं जैसे लोग। FIIs मतलब बाहर से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग। और DIIs आपको पता ही है, मतलब मैंने आपको बता दिया। MF मतलब म्यूचुअल फंड्स, तो ये म्यूचुअल फंड्स एसेंशियली DIIs के अंदर ही आना चाहिए। तो अब इन दोनों को मिला के भी देख सकते हैं कि 0.79% के आसपास जो है DIIs ने किया है पूरा सब्सक्रिप्शन। सो ये हमने पूरा देख लिया। और डिमांड वर्थ 19,653 करोड़ लोएस्ट अमंग रिसेंटली लिस्टेड टेक स्टार्टअप्स की रही है। सो मुझे जितना लगता है कि प्रीमियम पर लिस्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि मतलब पेटीएम का IPO 2025 का शायद हाईएस्ट प्राइस था, बट ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट नहीं होगा। अगर आपने लिया है IPO तो मुझे लगता है आपको लिस्टिंग गेंस तो ज़रूर मिलेंगे, बट लिस्टिंग गेंस वाले दिन ही आपको सेल कर देना चाहिए। हो सकता है उस दिन स्टॉक नीचे भी चले जाए, और हो सकता है ऊपर भी चले जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। सो हमने जो है ये थोड़ा सा देख लिया यहाँ पर, और मैंने थोड़ी सी आपको टिप दे दी है। फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद। नाउ GDP ग्रोथ टू बी फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड सेज फिनमिन। तो बहुत ही बेसिक बात है, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारी स्टेटमेंट दी थी, और RBI गवर्नर ने भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी थी न्यूज़ के अंदर एक तरीके से। सो उनमें से ही कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे इन्होंने मतलब फॉर्म करके आर्टिकुलेट करके बताया है। सो एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो प्रपोजिशन था, जो आपकी कह सकते हैं स्टेटमेंट थी, वो ये था कि GDP ग्रोथ
फास्टेस्ट है हमारी वर्ल्ड के अंदर, या टू बी फास्टेस्ट होने वाली है। सो यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्शन जो थी अभी आ रही है IMF के द्वारा, उनको कंपेयर, IMF मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपको एक वर्ड में बताऊँ ये क्या काम करता है, तो जैसे आपको वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है कि आपके 10 साल के लिए, 20 साल के लिए रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स देता है कि आपको इकोनॉमी में कुछ बड़ा चेंज लाना है, उसके लिए आपको मतलब टाइम भी लगेगा। टाइम लगेगा मतलब कुछ टाइम तक रिटर्न्स भी नहीं आएंगे आपके पास और आपको पैसे लगाना पड़ेगा। तो वो लॉन्ग टर्म के जो चेंजेस होते हैं उसको आपको वर्ल्ड बैंक जनरली लोन दे रहा होता है उसके लिए। और जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, आपको कुछ जैसे कोई कंपनी डूब रही है उसको बचाना है एक तरीके से, उसमें आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे, थोड़े टाइम बाद आपको वो कंपनी पैसा बना के देगी। सो इस तरीके के जो लोन्स होते हैं थोड़े बहुत वो कंपनी जो है लोन लेती है IMF के द्वारा। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने काफ़ी सारी मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री का ग्रोथ रेट बताया GDP का कितना रह सकता है प्रोस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर यही है कि IMF ने जो चाइना का है उसका 8% फोरकास्ट किया है, एंड इंडिया का उन्होंने 9.5% फोरकास्ट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी फिगर है। और मतलब ऑलरेडी ये लोग तो ऐसे कहने की हमारी होगी टू बी फास्टेस्ट, बट इस डेटा के अकॉर्डिंग तो हमारी फास्टेस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। सो हमने यहाँ पे देख लिया पूरा। और इसके अलावा देखें तो फिनमिन सेज दैट अनलाइक द सेंट्रल बैंक्स इन एडवांस कंट्रीज, RBI इज़ नॉट अंडर प्रेशर टू रेज रेपो रेट्स टू चेक इन्फ्लेशन। सो रेपो रेट्स किस तरीके से चेंज करने पड़ते हैं कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और रेपो रेट क्या होते हैं ये भी मैंने सॉरी शायद बताया हुआ है आपको पहले, मतलब शायद नहीं पक्का बताया हुआ है। रेपो रेट्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि किस रेट पर, किस इंटरेस्ट रेट पर जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर सॉरी, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो कम लोन लेंगे, क्योंकि उसका लोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कम लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं वो भी कम देंगे लोन पब्लिक को। तो वहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कम होगा इसका मीनिंग ये है कि डिमांड भी कम हो जाएगी। ये मैं पूरी चेन बना रहा हूँ, डिमांड कम हो जाएगी, इसका मीनिंग ये है कि प्राइसेस कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग घुमा फिरा के ये निकलता है कि अगर आप रेपो रेट को कम करेंगे तो सब चीज़ कम होते होते इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। बट यहाँ पर स्टेटमेंट ये नहीं है कि हमें करना पड़ेगा ऐसा, यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और ये सम ऑफ द एडवांस कंट्रीज़ के अंदर हम आते हैं जिनको ये करना पड़ता है, मतलब काफ़ी सारी एडवांस कंट्रीज़ हैं जिनको ये करना पड़ता है। और हम एक ऐसी एडवांस कंट्री बनने जा रहे हैं क्योंकि हमारी फास्टेस्ट GDP ग्रोथ है, जो कि मतलब छोटी बात नहीं है कम से कम। और उसके बावजूद हमें वो नहीं करना पड़ रहा, जो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने बताई। सो हमने यहाँ पर ये पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब यही बोला इन्होंने कि इन्वेस्टमेंट फ्लो पिकअप करेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमें न्यूज़ देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स जर्नली बाहर जा रही हैं, तो देखेंगे अभी के लिए। मैं एक बार नोट कर देता हूँ और आगे चलते हैं। सो ये न्यूज़ जो है थोड़ी मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट पेज के अंदर या तो जनरली क्या होता है 2-3 आर्टिकल्स होते हैं शुरू में, और फिर उसके बाद आधे पेज पे पूरा ऐड होता है, ये आपने कई बार देखा भी होगा। और फिर क्या होता है कि कभी कभी जैसे साइड वाला ऐड है ये होता है, और इसके साथ साथ बाकी पेज पे न्यूज़ होती है, या फिर कभी कभी साइड वाला ऐड भी नहीं होता है और बाकी पूरे पेज पे न्यूज़ होती है। तो जब पूरे पेज पे न्यूज़ होती है, साइड वाला ऐड भी होता है, तब भी जो लास्ट वाली न्यूज़ होती है वो थोड़ी चिल मारने के लिए होती है एक तरीके से। मतलब मुझे पर्सनली ट्रेंड दिखता है कई बार, इसमें होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कितने ऑफिस खुलने चाहिए, ये होना चाहिए वो सब। और कई बार होता है कि वुमेन को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मतलब ऑफिस के अंदर। तो मतलब ऑब्वियसली ये इतना वो नहीं है कि कोई बेकार टॉपिक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP है। खैर, डे ट्रेडिंग इन, अब यहाँ पे क्या है, डे ट्रेडिंग इन क्रिप्टो कीप्स यंग इंडियंस बिजी एट नाइट। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि डे ट्रेडिंग जो है मतलब पूरे दिन जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते रहते हैं लोग, वो इंडियंस को बिजी एट नाइट रखने लगे। मतलब इसमें कोई ऐसा पॉइंट खास नहीं है समझाने वाला। और इसमें बता छोटी सी बात ये है कि क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस होते हैं वो पूरे दिन खुले रहते हैं। वो मतलब स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं है कि वो मतलब 9:15 से लेकर 3:15 तक खुले रहेंगे, वो पूरे दिन खुले रहते हैं। और जो दूसरी बात, छोटी सी बात इसके अंदर ये है जो आपको मतलब दिख ही रहा है एक तरीके से, कि 200 से लेकर 500% जंप मिला है नंबर ऑफ डे ट्रेडर्स। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, साथ ही साथ डे ट्रेडर्स जो अमाउंट है वो भी बढ़ गए हैं, मतलब जो नंबर है यहाँ पर
इन्होंने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया, अनीश गुप्ता। उन्होंने अपनी 2-3 बातें बताई कि वो 7 बजे अपना कंपनी का लैपटॉप बंद कर देते हैं और पर्सनल वायर ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। उसके अंदर जो इनकी इनकम मंथली इतनी हो जाती है कि वो सैलरी को भी एक्सीड कर जाती है। मतलब अगर आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके बेस पे आप भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, तो ये वो पॉइंट बन सकता है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक सीखने हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर कुछ पेड कोर्सेज आप किस तरीके से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं वो मैंने बताया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। नो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन स्विच कुबेर सेट द एवरेज मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम है जूम्ड एज ट्रेडिंग ग्रोस। वो ये कि ट्रेडिंग की वॉल्यूम भी बढ़ गई है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ गए हैं। तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ थी, हमने पूरी कवर यहाँ पर कर लिया। आगे चलते हैं ईटी मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर। ईटी मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और पहली न्यूज़ तो एक कॉन्टिनम में न्यूज़ है। हमने पहले इसका पहले वाला पार्ट है वो देखा था। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब हम फाइनेंस मिनिस्टर वाली न्यूज़ को देख रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने और आरबीआई के गवर्नर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं हाल ही में, कल ही। उसके अंदर जो गवर्नर की स्टेटमेंट थी उसने उन्होंने 2-3 बातें बताई हैं। तो उसके अंदर पहली बात यह है क्रिप्टोज से रिलेटेड। हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, शायद कल ही या परसों ही न्यूज़ में देखा था कि क्रिप्टो पे गवर्नमेंट है उसका अनलाइकली है एक एक्सट्रीम स्टांस होने में, कि यानी कि उसका ओपिनियन जो है किसी तरफ झुका हुआ नहीं होगा और एक बैलेंस्ड ओपिनियन लाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट क्रिप्टोज की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि शक्तिकांता दास जो है उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया हुआ, सीधी सी बात है इसके ऊपर, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल के बताया है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके लोग, मतलब जो इनके जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जो ऐप्स हैं, ये लोग बता रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को वो इस एसेट क्लास में ल्योर कर सकें। मैं पूरी लाइन ये वाली आपको समझा रहा था जो ऊपर लिखी हुई है, ये वाली लाइन कि शक्तिकांता दास से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन क्रिप्टो मार्केट सीम्स एग्जैजरेटेड टू ल्योर मोर पीपल इन असेट क्लास। असेट क्लास का मीनिंग होता है जैसे इक्विटी है, शेयर मार्केट है, वो अपने आप में एक असेट क्लास है। वो बहुत ही डिफरेंट है एफडी से, फिक्स्ड इनकम वाले सिक्योरिटीज से, और अपने आप में वो बहुत ही डिफरेंट है गोल्ड से। तो वो एक असेट क्लास, अलग अलग असेट क्लासेस हो गई। इस तरीके से एक असेट क्लास बन जाती है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो मतलब अगर आप लिटरल टर्म्स में देखें फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर, तो क्रिप्टो अपने आप में एक असेट क्लास नहीं है, वो एक असेट क्लास के अंदर आता है जिसका नाम होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, डेट के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करना और इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो आप ऑल्टरनेटिवली किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर क्रिप्टोज मार्केट आते हैं और गोल्ड, रियल एस्टेट, सब कुछ इसके अंदर ही आता है। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अंदर ये जो है नंबर ये बता रहे हैं ल्योर करने के लिए। ल्योर का मीनिंग आपको नहीं पता, तो ल्योर मतलब होता है अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकें इस असेट क्लास के अंदर या क्रिप्टोज के अंदर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ पर इंडियाज ऑस्टेंसिबल डिमांड एंड पब्लिसाइज इंटरेस्ट इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर लाइकली एग्जैजरेटेड एंड पोटेंशियली अ मार्केटिंग प्लॉय टू ल्योर। वही बेसिक बात वही उन्होंने बोली है कि जो ऑस्टेंसिबल डिमांड है और पब्लिसाइज इंटरेस्ट है, मतलब जो अभी डिमांड दिखाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा है जितनी एग्जैक्टली अभी डिमांड चल रही है। तो यहाँ पर भी एक बबल बताने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से लोग। और परहैप्स देर इज़ एन एफर्ट टू एनरोल एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, दास सेड। तो यहाँ पर ये है कि इन्होंने मार्केटिंग को एक तरह से चैलेंज किया है कि आपने देखा होगा रणबीर कपूर जो है उनको भी इन्होंने जो है अपनी मार्केटिंग में शायद शामिल कर लिया। कॉइन DCX गो करके एक ऐप है उन्होंने, और बहुत सारे एड्स आपको मतलब इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगे, और मतलब काफ़ी सारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी आने लगे हैं अब तो एड्स। तो यहाँ पर ये बेसिकली मार्केटिंग को इनकी चैलेंज करें कि परहैप्स देयर इज़ एन एफर्ट टू एनरोल एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये अपने उसके अंदर बुलाना चाहते हैं, जो एक सही बात नहीं होती है। भाई एक बंदे को, जैसे आपने लंबोर्गिनी वाला एक वो सुना ही होगा ज़रूर से, कि उनको ऐड ही नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके जो पर्सन जो अफोर्ड कर सकते हैं इसको, वो टीवी के आगे नहीं बैठे हैं, वो ये लोग मतलब उस चीज़ में बोलते हैं, कम से कम जो मीम पेजेस हैं वो इसी चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पर ये भी वही बात बोलना चाहते हैं कि आपको मतलब अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया चल रहा है तो आपको क्यों इतना अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब ये मुझे तो इतना पॉइंटलेस लगती है बात, क्योंकि एक नई चीज़ है, नई चीज़ को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। आरबीआई को ही अगर सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स जब भी आरबीआई खुद अपना लेके आया था तब उनको भी इतना प्रमोशन करना पड़ा था उसका। तो आरबीआई का ऐसा थोड़ी है कि वो बेकार चीज़ है। मेरे ख्याल से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड इज़ द बेस्ट,
पर वो नए आए हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा प्रमोशन करना ही पड़ेगा। तो खैर वो तो मेक मतलब स्टांस वाली बात है। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो करेंसीज हिट द 10 बिलियन मार्क। तो 10 बिलियन मार्क भी क्रॉस करें, इन्होंने अपनी स्पीच में ये भी बोला है कि 10 बिलियन मार्क भी इन्होंने क्रॉस कर लिया है अपनी मतलब जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बैन तो ये नहीं लगाएंगे क्रिप्टोज के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज कर। इसके अलावा ये तो एक बात होगी जो उन्होंने की पूरे क्रिप्टोज से रिलेटेड। जो दूसरी बात इन्होंने की है वो ये है, द RBI इज टारगेटिंग अ 5.3% इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन का कुछ दिनों बाद प्रेडिक्शन आने वाला है, तो यहाँ पर 5.3% हो सकता है शायद इस साल का आपका इन्फ्लेशन का प्रिंट आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 को लेकर। सो हमने पूरा देख लिया। इसके अलावा भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि जो रिटेल हाउसिंग लोन्स हैं उनके ऊपर क्या इनका स्टांस रहना चाहिए, मतलब नेक्स्ट ईयर से किस तरीके से आप डिमांड को पिकअप करवा सकते हैं, क्योंकि इस साल मतलब आपको पता ही है सब चीज़ कि इस साल कम रहा थोड़ा, तो किस तरीके से आप इनको बढ़ा सकते हैं, वो सब इन्होंने बात भी की अपनी स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने जो है पूरी इनकी स्टेटमेंट को देख लिया और हम आगे चलते हैं 53 नाउ। अब अक्टूबर का यहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्टर्स वेरी ऑफ अ रनअवे मार्केट टेम्पर फ्रेश बेट्स और इक्विटी फंड्स। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे समझ में कुछ आता नहीं है। समझ में जो बात है वो यहाँ से आ जाएगी आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि इक्विटी फंड्स जो है, जो म्यूचुअल फंड बने हुए हैं, जो जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो उसके अंदर से लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो डेट फंड्स के अंदर डालना चाह रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा एलोकेटेड सरप्लस मनी टू डेट प्रोडक्ट्स, और ऊपर दिख रहा होगा द पेस ऑफ फ्लोज इनटू इक्विटी फंड्स स्लो डाउन इन अक्टूबर। यानी कि इक्विटी फंड्स में अपना कम पैसा डाल रहे हैं और जितना वो मतलब सरप्लस है उनका वो डेट प्रोडक्ट्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मीनिंग बेसिकली है डेट फंड्स, जो डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी स्कीम्स रिसीव्ड, यहाँ पे एक डेटा इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। 8677 करोड़ उनको प्रीवियस मंथ में मिला था, जो इक्विटी की स्कीम्स हैं सबको मिला करके, और अब उनको जो डेटा मिल मतलब जो अमाउंट मिल रहा है वो है 5215 करोड़ रुपीज़ इन अक्टूबर। सो ये बेसिकली ये एक इंडिकेशन है कि लोगों को पता चल रहा है एक तरीके से कि इक्विटी मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली गई हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से लोग ये कर रहे हैं। तो ये हो सकता है मतलब आपको ये चीज़ थोड़ी बड़े एक्सटेंट के अंदर भी दिखे फ्यूचर के अंदर कि नेगेटिव इन्वेस्टमेंट होने लगे, लोग विड्रॉ करने लगे अपना पैसा। खैर, यहाँ पर एक जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स इन्वेस्टर्स के हैं, जैसे आपको अक्षत श्रीवास्तव है, रचना रानडे है और असट योगी है, बहुत सारे हैं और फिनोवेशंस वगैरह हैं। तो उन्होंने ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर दिया इस चीज़ को कि अब आपको सेल कर देनी चाहिए अपनी सिक्योरिटीज़। वो मतलब एक तरीके से अच्छी बात भी है, नेगेटिव बात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, अगर उनको नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं मतलब रिटर्न्स नहीं मिलते हैं फ्यूचर के अंदर, तो जो भी है वो तो। बट मैं आपको कौन सा बताना चाह रहा हूँ, STP का। इन्हीं सब यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर वो एक चीज़ प्रमोट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं पेड प्रमोशन है, पेड नहीं है वो, STP को प्रमोट करते हैं। STP का मीनिंग क्या होता है वो हम आज समझते हैं। देखो क्या होता है, SIP का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ये मैंने एक थोड़ा फाइनल वाला सिस्टम बनाने की कोशिश की है। ये दोनों ये जो है ये बीकर्स हैं, वाटर बीकर्स हैं। SIP में क्या होता है कि ये आपका यहाँ से वाटर का इनफ्लो होता है, वाटर मतलब मनी, पैसे आप डालते हैं पर मंथ बेसिस पे जनरली, कि आप एक फ़ंड के अंदर पैसे डालते रहते हैं, तो उस फंड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे चले गए आपके, एक मान लेते हैं आपने एक साल के लिए 12 बार अपने पैसे दिए इसके अंदर। सो यहाँ पर क्या होगा, STP में क्या होता है, STP मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, STP स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब आपको लग रहा है कि हमने एक साल इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली और जितने हमें रिटर्न्स मिलने थे मिल चुके हैं, अब ये फंड नीचे जाएगा। ये आपने एक साल थोड़ा कम लग रहा होगा आपको, आप मान लेते हैं 10 साल के लिए आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली और अब आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये फ़ंड ठीक नहीं है या ये फ़ंड बंद होने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बजाय इस बात के कि आपको सारा फंड एक टाइम पे मिलेगा और आप उसको अलग अलग चीज़ों के अंदर डालें, तो उससे अच्छा आपने क्या किया, आपने एक STP शुरू करवा दिया। STP मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। आप एक ही कंपनी के दूसरे फंड के अंदर क्या कर सकते हैं, STP जुड़वा सकते हैं और दूसरी कंपनी के फंड में भी जुड़वा सकते हैं आज तो, मतलब आजकल तो। सो STP में क्या होगा, यहाँ से आपकी एक एक यूनिट बिकेगी यहाँ पर जो प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर, और उतना जो पैसा है वो इसके अंदर जाके चैनलाइज होकर इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा। सो आपको ये डायग्राम मेरे ख्याल से अब अच्छा समझ में आ रहा होगा, सेंस बना रहा होगा कि क्या है ये जो दोनों चीज़ें दिख रही हैं पाइप्स है, एक तरीके से मनी का इनफ्लो है जो इन दोनों फंड्स के अंदर होगा। अब आपका पैसा क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ से चैनलाइज हो जाएगा इसके अंदर।
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एस का पूरा वो होता है जो कॉन्सेप्ट इन वीडियोस के अंदर जनरली बोला जाता है। बाकी इस न्यूज़ के अंदर पूरा डेटा दिया हुआ है कि किस फंड के अंदर कितना पैसा था, जब वो NFO लाए तो इक्विटी का कितना उसके अंदर डाला, कितना वो मतलब इक्विटी के अंदर लोगों ने नहीं डाला वगैरह वगैरह, वो सब दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप पॉज करके पढ़ सकें, तो आप पढ़ लीजिए। और आगे चलते हैं, आपका SUVs ऑन अ फास्ट लैप कैन पिकअप। मैं एक बार नोट करना, चलो छोड़ो ये नोट नहीं करते हैं। SUVs ऑन अ फास्ट लैप कैन पिकअप ट्रैक्टर स्लैक लिफ्ट एम स्टॉक। तो ये थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। M&M मतलब महिंद्रा महिंद्रा का स्टॉक जो है, मतलब इस कंपनी के अंदर थोड़े बिजनेस मॉडल के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ये पहले लीडर थे ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर, बट ट्रैक्टर सेगमेंट की डिमांड कम होने की वजह से SUV सेगमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी थोड़ा बनाते थे, अभी ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक नई SUV आई थी, दैट इज़ XUV 700। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। तो XUV 700 की जो अर्ली बुकिंग्स है, उन्होंने ही इनकी कॉस्ट को कवर कर लिया और उनसे ही वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं इस बिज़नेस के अंदर। इट क्लॉक्ड पॉजिटिव मार्जिन ऑन इवन द अर्ली बुकिंग्स। सो ये हो गया यहाँ पर। दूसरी बात, अब जो है ये इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने SUV बिजनेस को हम प्रीमियम बना सकें, मतलब अच्छा कर सकें एक तरीके से। पहले जो है SUV के पूरे सेगमेंट के अंदर ये 55% शेयर होल्ड करते थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। सो मतलब पहले फाइनेंशियल 2020 मतलब 12 के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब फाइनेंशियल 2022 के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर क्या हुआ, 14% पे फॉल कर गया, यानी कि धीरे धीरे फॉल करते करते 14% पर आ गया। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके लीडर बन सकें और 70% ऑफ द यूवी मार्केट, यूवी मतलब होता है यूटिलिटी व्हीकल्स, SUV का मीनिंग होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सब फुल फॉर्म्स होती हैं। तो 70% मार्केट को होल्ड कर सके किसी तरीके से, ये इनका फ्यूचर का एम है। सो हमने ये पूरा देख लिया यहाँ पर। मैंने इसको टाइम स्टैम्प में अलग अलग नहीं किया क्योंकि छोटी सी न्यूज़ थी। सो हमने पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा कमेंट में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वीडियोस को थोड़ा चेंजेस अगर करने चाहिए तो कैसे करने चाहिए कि वीडियोस की थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो और हम और आर्टिकल्स को कवर करें, जैसे हम ये वाले आर्टिकल्स कभी शायद कवर करते नहीं स्मार्ट इन्वेस्टिंग के अंदर, और ये वेरी मच रिलेटेड है फाइनेंस को लेकर। तो मतलब आपका ओपिनियन मुझे जानना है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या वो जैसे वीडियो के लेंथ 1 घंटे पे करते हैं और इसको भी कवर करें या 40 मिनट्स के आसपास कर दें। सो ये आप बताइएगा। और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप ये कमेंट करिएगा कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ये भी कमेंट करना, क्योंकि फिर तभी पता चलता है कि क्या इसका चल रहा है। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।